ये वीडियो कल इतनी वायरल हुई जिसकी कुछ हद नहीं है। जब यहाँ पर आईपीएल का जब फाइनल कंप्लीट हुआ उसके बाद में यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर वीडियो सामने निकल कर आई, ये बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रही थी जैसे यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है उस टाइम पर, जो बिल्कुल एक तरीके से जो बच्चों की फीलिंग आती है निकल के अपने पेरेंट्स के साथ में या घर वालों के साथ में, बिल्कुल उसी शानदार तरीके से सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। मतलब माइंड ब्लोइंग यार। किस किस को लग रहा था कि ऐसा कुछ फाइनल होने वाला है, बताइए जरा। किस किसी ने देखा और वो मैच, मज़ा आ गया यार कल, वास्तव में दिल छूने वाला। जडेजा ने वो काम धोनी के लिए कर दिया जो धोनी ने सचिन के लिए किया था। यानी कि एक तरीके से यार, जब आप लोग दिल से किसी चीज़ को चाहते हो ना, शिद्दत से आप लोग उसके पीछे मेहनत करते हो, जब फाइनल रिजल्ट आता है ना भाई साहब, मतलब उसका रंग ही कुछ और होता है, मतलब दिल छूने वाला। एक बंदे एक बच्चा लिख रहा है, सर कह रहा है कि सर पूरे महीने मई के पढ़ाई नहीं की, ठीक है, पर लेकिन ये लास्ट जो डे है इसने सब कुछ वसूल कर दिया। वो तो टीम तो जीत कर चली गई, चलिए सही है, मतलब पढ़ाई नहीं की पूरे महीने, ये कुछ अच्छा लगा मुझे। और वसूल भी कर दिया आईपीएल ने। पढ़ लो बेटा, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी संवारो। वैसे जो भी था, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यार, बहुत शानदार तरीके से ये मैच रहा। ऐसे आपकी कौन सी फेवरेट टीम थी, आपको क्या लग रहा था कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है, ठीक है। तो शानदार तरीके से यहाँ पर ये पूरा आप लोगों को देखने को मिला, मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी जो भी थी, ठीक है। बताइएगा आप लोगों की क्या फीलिंग है इसको लेकर। बाकी शानदार डिस्कशन रहने वाला यार, जितना शानदार कल का फाइनल था उतना ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 31 में, आज के दो पर्टिकुलर जो इस आईएनए में, यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हो, काफ़ी कुछ मैं डिटेल में और तसल्ली में कवर करने वाला हूँ। हर एक जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसके एंड में क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग भी दिया जाएगा। यानी कि पूरा बैलेंस डाइट इसीलिए बोला जाता है, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अपने अंदर समाहित करके चलता है। तो अच्छे से एंजॉय करिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले फिर वही बात, कैसा रहा कल का दिन, ये आईपीएल के फाइनल को छोड़कर, ठीक है। उसमें बताएगा कैसा रहा कल का दिन, किस तरीके से आप लोगों ने यूटिलाइज किया, और कैसे आज के दिन को आप लोग लेकर चलने वाले हो। क्या ये प्लान आप लोगों ने बना लिया है? अगर नहीं बनाया है तो एसएलवी प्लानर है यहाँ पर, इसको जाकर डाउनलोड करना। दिन में कितना पानी पीना है इस तक भी यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा रखा है आप लोगों को। पूरा दिन कैसे रहा खुद अपने आप रेट देना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन में क्या करना है, प्रेफरेंस किस चीज़ को देना है, एक एक घंटे में अपने ऊपर नज़र रखनी है। तो ये आप लोगों के दिन को संवारता हुआ नजर आएगा अगर सिस्टमेटिक वे में लेकर चलोगे। कौन कौन इसको रियलिटी में भरता है बताना जरूर, क्योंकि अपने ऊपर जब तक नज़र नहीं रखोगे तब तक चीज़ें नहीं संवरने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आज का जो दिन रहेगा उसका प्लान आप लोगों के जैसे ही टेबल पर आएगा, और शाम को जाकर जब आप लोग उसको देखोगे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसा जब फाइनल जीतने के बाद में यहाँ पर आती है। यानी कि पूरे दिन को जब निचोड़ लेते हो तो वाली फीलिंग अगर लेना चाहते हो तो पूरे दिन को स्टार्ट होने से पहले प्लान करना सीखो, तभी चीज़ों को आप लोग इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। और ये वाली पिक्चर भी मतलब एक नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर देखने को मिली। बाकी मतलब मुझे तो यार एक अलग ही लेवल का मजा आया देखकर ये सारी चीज़ें, ठीक है। बात बोली गई यहाँ पर, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है जिंदगी में। अगर आप लोग किसी चीज़ को एक बार ठान लो और उसमें 100% दो तो फिर उसका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा देर आए, पर लेकिन आएगा जरूर। तो जिस किसी को लग रहा है कि यार अभी जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी रहती है यार। हार कर मान जाना, ये बैठ जाना, ये कोई सही तरीका नहीं होता है। अगर यहाँ तक आप लोग आए हो अपनी गड्डी को खींचकर, तो आगे भी आप लोगों को इसको लेकर चलना है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर इतना ही मज़ा आने वाला है। तो इसलिए फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचो, ये सोचो कि लगे क्यों थे, ये सोचो कि आखिर इस पर्टिकुलर फील्ड में आए क्यों थे, और फिर चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे बढ़ो, और फिर देखो कितना मज़ा आता है। आज भी कुछ आर्टिकल ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में, जैसे कि एक आर्टिकल होगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा प्रीलिम्स जिसमें बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही थी, तो वो आर्टिकल पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। ग्रीन हाइड्रोजन पहले भी 2-3 बार कवर किया था। आज फिर एक आर्टिकल है उसी से रिलेटेड, और स्टील के बारे में बात की जा रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ोगे और उसका रिविजन करके चलोगे तो यार एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। पर लेकिन अगर उसको शॉर्टकट में अपनाने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आज का डे देख लेते हैं। आज है 31 मई, और आज के दिन को हम लोग एक तरीके से नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये
वो अक्षय कुमार का ऐड आता है, वही चंदू सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं, ठीक है। वही वाली बात है कि इंसान जो है आज की डेट में ये पर्टिकुलर एक ऐसी लत होती है जो कि एक बार लग जाती है तो ताउम्र चलती है। इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीने में लगा दिया जाता है, उनको लत लगाई जाती है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सिगरेट पीने वाली कंपनी, बीड़ी पीने वाली कंपनी, दारू पीने वाली जो कंपनी है उनके कस्टमर बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है इसीलिए बच्चों पर दिया जाता है कि अगर 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे अगर उसमें पड़ गए तो आगे आने वाली जितनी उनकी ज़िंदगी रहने वाली है वो कस्टमर बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वर्ल्ड नो टबैको डे जो है वो इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। 31 में यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि टबैको हो गया उसको दूर रहना है। वैसे इतना पोल्यूशन है यार आज की डेट में, घर से बाहर निकल जाओ किसी पर्टिकुलर सिटी में तो वहाँ पर 3-4 सिगरेट पीकर वापस आओगे, इतना पोल्यूशन आज की डेट में देखने को मिलता है। तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है और इसके चलते यहाँ पर इसको क्विट करना आसान नहीं होता है। इसको क्विट करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आप लोगों को एक तरीके से, मैंने कहते हैं एक तरीके से विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर ही बात बोली गई है, वी नीड फूड नोट टबैको, यानी कि लोगों को खाना दिया जाए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, ना कि टबैको। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है अब की बार जो थीम है, ठीक है। कई बार ऐसी इंपॉर्टेंट थीम रहती हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन तक बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट रहती है जिनके ऊपर आराम से ऐसे तक लिखे जा सकते हैं कई बार, जब यहाँ पर इनको कंपेयर करके लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश भी किया करो, जो चीज़ पढ़ा करो ना उसको अंदर तक जाने दिया करो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़कर निकल कर चले गए, ठीक है। जितनी गहराई में जाकर चीज़ों को पढ़ने की आदत डालोगे उतना ही लंबे समय तक चीज़ों को फिर याद भी आप लोग रख पाओगे, ठीक है। एक छोटी सी बात, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मैंने बोला कि हेल्प चैट है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर एक जो भी आप लोग यहाँ पर कोर्स के नीचे जाओगे वहाँ पर नंबर भी आप लोगों को दे रखा है, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। पर लेकिन वो उसी इंसान को रिप्लाई मिलेगा जो डिसेंट तरीके से बात करेगा, ठीक है यार। वो भी इंसान है वहाँ पर जो बैठे हुए हैं कस्टमर केयर टीम पर, उनसे थोड़ा सा ढंग से थोड़ा सा पेश आओ यार, जो बदतमीजी कर रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कहीं और एडमिशन ले चुके हैं और वहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है आप लोगों को तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, पर आप लोगों को अपना जो है आईडी दिखाना पड़ेगा और जिस नाम से एडमिशन ले रखा है वो दिखाना पड़ेगा। तो बदतमीजी काट रहे हैं वहाँ पर, मतलब कोई सवाल, ये तरीका थोड़ी ना यार। आप लोगों को अगर चाहिए तो यार कुछ सिस्टमेटिक में चीज़ें होंगी ना। फिर डिसेबल सर्टिफिकेट मांग लिया कि अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोग दिखा दो, फिर आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी एक बच्चा है, उसके फादर को गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए थे, उसने बिना बोले ही यहाँ पर अपने पापा के अवार्ड जो हैं वो सेंड किए कि सर मुझे भी दे दो, मेरे पापा जो हैं मतलब उनके फादर साहब जो हैं उनको काफ़ी सारे अवार्ड वगैरह मिले हुए थे, बेसिकली आर्मी के अंदर भी, और बहुत सारे इशू रहते हैं यार ज़िंदगी में। तो यहाँ पर उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिखाए, तो जो जेन्युइन पर्सन है यार देखो उसको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो पर लेकिन ये है भी उन्हीं के लिए जिनको कोई, मतलब देखो होता क्या है, कहीं और इंसान अगर इस तरीके कंडीशन में फंस जाता है तो उसकी हेल्प करना बनता है, ठीक है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए। आप लोग, वो भी इंसान ही है, वो फिर उसी तरीके से रिप्लाई करेंगे। फिर एक बच्चा मेल कर रहा है, सर मेरे से ऐसे बातें की, मैंने जाकर देखी उसकी चैट में बातें, आपने कैसे बातें कर रखी थी यार उनके साथ में, आपने देखा कि तुम क्या कर रहे फलाना, अलग तरीके से यार, मतलब मैं वीर सर को बताऊँ, खुद गाली दे रहे हैं फिर कह रहे हैं मैं वीर सर को मेल करूँगा। यार सोचो तो सही, मैंने बोल रखा है कि यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से ठीक से बात नहीं करता है तो studyloverveer@gmail.com, studyloverveer app@gmail.com पर आप लोग मुझे लिखिए अगर कोई भी आप लोगों से ढंग से बातें नहीं करता है, ठीक है। आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, पर लेकिन थोड़ा सा डिसेंट तरीके से बातें करिए, ठीक है। एडमिशन, और सारी बात यह है कि किसी को ये लग रहा है कि कोर्स छूट जाएगा, वीडियो छूट जाएगी, टेंशन मत लेना, सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को आखिरी तक अवेलेबल वीडियो रहेंगी। इतनी हफरा तफरी किस चीज़ के लिए हो रही है, ठीक है। तो आराम से देखो यार, जो चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है उनका आराम से इस्तेमाल करो। बाकी शाम को डेली यहाँ पर 5 बजे आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को डेली शाम को 5 बजे क्विज मिल जाता है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करा करो। और PDF यहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी, ओके। दोस्तों जब भी कभी भी हमारे देश की साइंस एंड टेक की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हमारे देश के बारे में, जब न्यूक्लियर एनर्जी और पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर के तौर पर हमारे देश के अंदर में पोखरण का नाम आप लोगों को हमेशा टॉप पर नजर आएगा। आखिर क्यों, इसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। 25वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई पोखरण की यहाँ पर, तो इसके चलते हमारी जो जर्नी है, किस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर पावर बने। आज की डेट में पूरी दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जो कि अपने आप को न्यूक्लियर पावर एक्सेप्ट करते हैं, इनमें से एक हम भी हैं। 5 परमानेंट मेंबर हो गए यूनाइटेड नेशन के, जिसमें आप लोग को रसिया, फ्रांस, UK, चाइना और USA देखने को मिलेंगे, प्लस इंडिया। 6 तो यही हो गए, ठीक है 6। अब बाकी के जो 3 बच गए उनका नाम आप लोगों को लिखना है एक हमारा पड़ोसी देश है और एक इजराइल है, ठीक है 7 हो गए। एक और बच गया, अब उसका नाम आप लोग बताओ, देखता हूँ कौन बताता है।
और सबसे बड़ी बात यार यहाँ पर ये है, हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं, वो भी यहाँ पर इस ऑपरेशन का पार्ट आप लोग को देखने को मिले थे। पोखरण, एक बार लोकेशन आप लोग देखिए पहले, तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राजस्थान के अंदर में एक पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जब दूर दूर तक यहाँ पर रेगिस्तान होता है, वहाँ पर इस तरीके के जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट या फिर लोग या फिर किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान न पहुँचाए। ये इसका बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या थी, यहाँ पर सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे वो आर्मी की ड्रेस में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे। इसका बेसिक पर्पज ये था कि ताकि अगर कोई हमको सैटेलाइट की हेल्प से देख भी रहा है तो हम अंडर कवर रहें। यानी कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था वो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली किया गया ताकि दुनिया की नज़र जो है हमारे ऊपर न पड़े। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जैसे जब जर्मनी को यूनाइट किया गया था बिस्मार्क साहब के द्वारा, तो वो इस तरीके से यूनाइट किया गया था कि दुनिया को तब पता चला जब जर्मनी यूनाइट हो गई थी। तो हमारा ये ऑपरेशन था ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न में था दोस्तों। जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तब दुनिया को पता चला कि इंडिया ने जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं भाई साहब, जब एक साइड में यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि गिद्ध बैठा हो और दूसरी साइड में भेड़िया, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा बनता है इस तरीके एक्सपेरिमेंट करना, वरना कल को दोनों नोच कर खा जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका बेसिक पर्पज ये था ताकि हम लोग किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आप लोग अपर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी उठाकर पढ़ोगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े अक्षरों में, कि किसी के ऊपर भी हम लोग जो है अटैक नहीं करेंगे। हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए है, यानी कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट यूज वाली जो बात है ना, वो हमारे यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगी नहीं। तो ये हमारा एक तरीके से एक अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं नजरिया है चीजों को लेकर कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा न्यूक्लियर को लेकर तो ही हम लोग न्यूक्लियर अटैक दूसरे वाले देश पर करेंगे। तो ये आज तक भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, ठीक है। तो पोखरण सेकंड जो है इंडिया की जर्नी एक न्यूक्लियर पावर बनने तक की आप लोगों को देखने को मिलेगी। मई 11 1998 में कंडक्ट किए गए थे 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। ये काफी बड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, जो कि आर्मी की पोखरण टेस्ट रेंज थी वहां पर देखने को मिला। इसीलिए हमारे जो सारे के सारे साइंटिस्ट थे उनको आर्मी की ड्रेस में यहाँ पर बेसिकली तैयार किया गया। 2 दिन बाद फिर यहाँ पर ये मई 13 को 2 मोर और यहाँ पर टेस्ट किए गए और शानदार तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली हमारे देश के द्वारा। और वहां से हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हब बन गए कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट आप लोग यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और आर चिदम्बरम जो थे वो चीफ जो एक तरीके से कोऑर्डिनेटर थे पोखरण के। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर उस टाइम पर छठा जो मेंबर बना था यहाँ पर जिसने ज्वाइन किया इस क्लब को, और टोटल आज की डेट में टोटल मिलाकर 9 देश ऐसे हो गए हैं। यहाँ पर इनकी पावर बताई गई है, ये पावर तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये जरूर आप लोगों को याद रखना कि ये जो ऑपरेशन था इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। सारे साइंटिस्ट को जो थे हमारे उनको बकायदा ड्रेस में, जो आर्मी की ड्रेस में ट्रेन किया गया ताकि किसी को पता ना चल सके, सबको ये लगे कि हाँ कोई आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर नॉर्मली आर्मी की एक्सरसाइज चलती रहती है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि एक आर्मी की एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसा कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इससे यहाँ पर लोगों की नजर नहीं हमारे ऊपर पड़ी, वरना आप लोग समझ सकते हैं जर्मनी अगर बता देता कि मैं यूनाइट होने जा रहा हूं तो कभी भी उसको लोग जो है वो यूनाइट नहीं होने देते, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में शादी कर लेते हैं ना, ठीक है, तो पता चल जाए तो लोग जो है उसको शादी को होने नहीं देते। तो वही कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से जो हमारे राजस्थान के अंदर में जो पर्टिकुलर टेस्ट रेंज थी, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 1974 में। तो फर्स्ट ये आप लोग बोल सकते हैं ऑपरेशन शक्ति। अब यहाँ पर ये सेकंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जो कि यहाँ पर सामने आप लोगों को नजर आया, ठीक है। तो यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या थी। जो सेकंड टेस्ट किया गया वो 70 डे लेटर जब पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएट किया गया यहाँ पर बेसिकली चैगई हिल में, आप लोगों को पता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रस्साकसी चलती रहती है, तो उसके चलते हम लोग को लगा कि यार ऐसा कुछ करना पड़ेगा। वरना स्टार्टिंग से अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका ये पर्पज था कि यार कभी भी हम लोग को बॉम्ब वॉम्ब के चक्कर में नहीं पड़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी बस ईंधन के लिए हम लोग को इस्तेमाल करनी है।
हैं ताकि लोगों को सिस्टमेटिक वे में हम लोग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करा सकें, कहीं ना कहीं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ना कि बॉम्ब की फॉर्म में, ठीक है। पर लेकिन जैसे ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, दुनिया भर के सैंक्शन हमारे ऊपर लग गए, हमारे लिए स्पेशल सेफगार्ड बनाए गए यूएसए की हेल्प से। यहाँ पर अगर बात करें न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप था उसके भी हमको हालांकि आगे चलकर छूट मिल गई, पर लेकिन बहुत ही जद्दोजहद हम लोग को यहाँ पर झेलनी पड़ी अगर आप लोग देखते हुए चलोगे। पर लेकिन वही है, जब देश बढ़ता हुआ नजर आता है, ताकतवर नजर आता है, तो फिर दुनिया जो है वो झुकने लगती है। बस आप लोगों में दम होना चाहिए दुनिया को झुकाने का। तो ऐसी ही कुछ कहानी आप लोगों को अपने देश की देखने को मिली जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो गया। जर्मनी को यूनाइट नहीं कर रहे थे, पर लेकिन जैसे ही जर्मनी यूनाइट हो गया फिर सबने जिल्ले इलाही करना स्टार्ट कर दी कि हाँ सही है, फिर सब साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब तक तुम एग्जाम नहीं निकालोगे ना, तब तक लोग तुम्हारी भर भर कर बेइज्जती करेंगे। जिस दिन एग्जाम निकल गया उसके बाद में फिर सोचना कि दुनिया जो है वो तुमको सैल्यूट करती हुई नजर आएगी। ऐसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर पोखरण का देखने को मिला। रीजन जो था इंडिया का, जो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर जो बेसिकली डेवलपमेंट को करने का, एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का, तो समझ सकते हैं आप लोग चाइना और पाकिस्तान दो मुहे सांप आप लोगों को हमारे पड़ोस देश में देखने को मिलते हैं। चाइना के साथ में 1962 में हमारी वॉर हुई जिसमें हम लोग हारे, और यहां पर हारने का रीजन भी था क्योंकि ऊपर से जब कोई अगर छोटी सी कंकड़ भी फेंकेगा तो नीचे ऐसा लगेगा कि गोली मार दी, और नीचे से ऊपर फेंको तो इंसानों को कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था 1964 में, ठीक है। हमारे साथ में लड़ाई हुई, उसके बाद में न्यूक्लियर पावर बनकर बैठ गया। तो अब जरूरी था, जब हमारे पड़ोस में न्यूक्लियर पावर बना हुआ बैठा है तो हमको भी काम करना जरूरी है। फिर आप लोगों को पता है हमारी पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई 1965 में, यानी कि हम लोग चाइना के साथ में लड़े 1962 में। पाकिस्तान को लगा कि अभी अभी लड़ाई हुई है तो भाई साहब इंडिया जो है वो कमजोर होगा, तुम भी जो है अपना कुछ ना कुछ कर ले, तो चाइना ने सपोर्ट किया उसको ये बदतमीजी करने के लिए। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिला हम लोगों ने पाकिस्तान को जो है वो पूरी धूल चटाई अच्छे से। और फिर 1971 में हमको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं सुधरेगा ये, इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश को भी अलग जो है वो एक इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ से वो भी वहां पर देखने को मिला। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ना बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी थी यार, हम लोग चाहते तो अपना पाक ऑक्युपाइड एरिया जो है वो आसानी से ले सकते थे, पर लेकिन यही है कि ऑलरेडी टूट चुका है देश। उस टाइम पर लीडर ने भी ये समझा कि पता चला और ज़्यादा दिक्कत होगी तो ना इंटरनेशनल प्रेशर भी आने लगता है कि बिल्कुल ही हद कर दी, देश भी तोड़ दिया, वो एरिया भी छीन लिया, तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाती, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग को जरूरी है कि अब हम लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को न्यूक्लियर पावर बनकर बैठना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस की कैपेबिलिटी हम लोग को अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जब चाइना और पाकिस्तान लगातार ऐसी बदतमीजी करते थे, और उस दिन से लेके आज तक का अगर आप लोग देखोगे चाइना पाकिस्तान सेम पैटर्न में इंडिया को जो है दो फ्रंट पर लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखने के लिए मजबूर करते हैं। वरना जितना पैसा हम लोग डिफेंस में आज के डेट में बहा रहे हैं ना, उस पैसे को हम लोग ढंग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन पाकिस्तान और चाइना की बदतमीजी हरकतों की वजह से यह सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करें तो बात क्या की जा रही है, यहां पर इंडिया जो अडेप्ट कर रहा है पॉलिसी की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं ताकि आप लोग समझ सकें, अच्छे से माइंड में इसको क्लियर लेकर चल सकें कि मिनिमम डिटरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के मोहल्ले में कोई इंसान है, आप लोगों के मोहल्ले में कोई इंसान है, कोई हरामी इंसान है, ठीक है। हरामी इंसान है, वो बात बात पर आप लोगों के साथ में झगड़ता रहता है और बात बात पर जो है सर फोड़ने के लिए तैयार रहता है। कुछ दिनों में पता चला कि वो इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर गन लेकर आ गया अपने घर में और बोला कि अब की बार लड़ो तो हम तुमको जो है गोली मारेंगे, ठीक है, हम तुमको ठोक देंगे। अब आप लोगों को लगा कि यार बदतमीज इंसान है, कल चलते चलते कुत्ते को गोली मार दी, पता चला क्या चल रहा है इसके दिमाग में, हमारे को गोली मार दी, तो इसके मन में भी थोड़ा सा खौफ होना चाहिए, ठीक है। वो एक छोटी सी बंदूक लेकर आ गया, आप लोगों ने भी घर में लाकर AK-47 रख ली और अपनी मतलब एक तरीके से अपने छत पर जाकर उसको साफ कर रहे हैं दिखा कर कि आओ बेटा तुम एक छेद करोगे, हम इतने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम चारों तरफ से कि तुम्हारा खून कंफ्यूज हो जाएगा कौन से छेद से बाहर निकले। तो ये क्या हो गया, अब ये जो दुनाली लेकर आया था अपनी, ये उसको साइड में रखेगा और कभी भी आपकी तरफ को आंख नहीं दिखाएगा, पता है कि ऐसे लिए बैठा है कि एक ही बार में पूरे को निपटा देगा। तो ये क्या हो गया, ये डिटरेंस हो गया। ये इसलिए नहीं लेकर आया कि उसको मारना है, पर इसलिए लेकर आया कि कल को वो मार देगा तो भाई साहब हमारे पास में भी होना चाहिए। तो यही है डिटरेंस की पॉलिसी। चाइना के पास में न्यूक्लियर बम है, हमारे ऊपर कल को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास में भी ऐसा होना चाहिए ना कि कल को चाइना को भी हम लोग एक तरीके से सुधार सके अगर वो हमारे साथ में कुछ बदतमीजी कर रहा है। पाकिस्तान कई बार बोलते हैं हमारा जो बेसिकली न्यूक्लियर बम पर हमारी जो उंगली रखी हुई है बटन है, अबे हमने थोड़ी ना यहाँ पर जस्ताने पैर रखे हैं, हम लोग हमारा बटन नहीं, हमारा अंगूठा कटा हुआ है, तुम दबाओ बटन, हम देखना तुमको साफ ना कर दे। तो वाली बात आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि जरूरी है डिटरेंस क्रिएट करने वाली बातें। रसिया, USA, चाइना, फ्रांस, UK, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया,
ये टोटल मिलाकर 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, पाकिस्तान के पास में हमसे ज्यादा है। खाने के लिए भले ही अनाज दाना ना हो, पर लेकिन बॉम्ब जो है वो इंडिया से ज्यादा रखने हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे देश को फिर डील करने की भी जरूरत यहां पर पड़ती है। ठीक है, हमारी हमेशा से पॉलिसी आप लोग देखोगे 2003 से ही हम लोगों ने बोल दिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए ऐसे देश के ऊपर हम लोग बॉम्ब नहीं मारेंगे जो देश जो है जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो ही हम लोग इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी साइड से इस्तेमाल कर बैठ गए। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं कि नो फर्स्ट यूज में हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर बॉम्ब नहीं फेंकेंगे जिसके पास में बेसिकली बॉम्ब नहीं है, और ऐसे इंसान को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। पहले किसी को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, पहले छेड़ेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो ये बड़ी ही शानदार सी मुझे पॉलिसी लगती है अपनी। आप लोग ही क्या रहा है इसके बाद में कि इसके साथ में अच्छी पॉलिसी है, शानदार, या फिर या कोई डाउट है तो इंप्रूव करनी चाहिए, बताइए जरूर। ठीक है, राजस्थान कितने राज्य को टच करता है ये आप लोग जरूर बताना। ठीक है, इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं, हमारा स्टेटस जो है वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज को लेकर न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं कई बार। जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एनपीटी साइन की गई 1968 में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि CNTBT, ये CTBT आप लोग बेसिकली बोल सकते हो उसको। ये इंडिया, ये भी आप लोग ही देखो, ये हम लोग इसके सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ना ही हम लोग इसके सिग्नेटरी हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, तो यहां पर इंडिया के द्वारा एंटर किया गया रिसेंटली अभी 2021 में। ठीक है, इसके अंदर में, और इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स कर रहे हैं चीजों को। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटी है इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें हम लोग कहीं कोशिश कर रहे हैं और कहीं हम लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट करने की, भले ही पार्ट भी ना हो। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बात करें, हम इसके भी मेंबर नहीं है, पर जो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। याद रखिएगा, वेसनार अरेंजमेंट जो है यहां पर, ये एग्रीमेंट नहीं है, अरेंजमेंट है। इंडिया ने यहां पर इसके अंदर में एंट्री की एज ए 42 यानी कि 42वां मेंबर 2017 में, और बहुत ही ज्यादा इसके बारे में उस टाइम पर बात भी हुई थी, और कई सारे एग्जाम में यहां पर उस टाइम पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये स्टेटस है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह है उसमें हमारी पोजीशन क्या है, तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां से अक्सर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने 2015 में, निम्न में से ये जो आप लोगों के सामने 5 देशों के नाम है, इनमें से डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ऐसा बेसिकली देश है जो कि यहां पर मेंबर है किसका, एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये चाइना यहां पर इसका मेंबर है, इसकी वजह से हमारी एंट्री यहां पर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, यानी कि हम लोग इसका मेंबर नहीं है, और अगर ये आप लोगों को पता है हम लोग मेंबर नहीं है, तो यहां पर ये चीजें आप लोग की खत्म होगी। चाइना जो है ये आप लोगों को यहां पर इसका मेंबर है, और फ्रांस का मेंबर है, यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर है वे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर यहां पर आप लोगों को इसका ए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, आगे भी और तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जरूर कि टोटल मिलाकर कितने बेसिकली आज के डेट में मेंबर है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। और किसी ग्रुप के बारे में पूछा गया तो आगे और सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोगों को रखनी है, क्योंकि यूपीएससी के ऑप्शन आप लोगों ने देखे होंगे, अब वो ये बोलती है कि सारा प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई डाउट नहीं रखना है। एक और क्वेश्चन यहां पर 2018 में पूछा गया फिर से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा जब इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता था, पर लेकिन उसको पार्ट नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है, बोला जा रहा है कि इट विल हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर, जो मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका इसको बेसिकली एक्सेस मिलेगा। दूसरा यहां पर क्या बोला गया है कि ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ जो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, एनपीटी का मेंबर बनेगा। ठीक है, तो ये बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन? तो ये स्टेटमेंट गलत है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रीटी अबाउट द न्यूक्लियर वेपन। तो यहां पर कौन सी ट्रीटी का इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, टेस्ट जो यहां पर ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, या फिर वासनर अरेंजमेंट। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से जिसके हम लोग मेंबर है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि हम लोग किसके मेंबर हैं, ओनली इसके मेंबर हैं। इनका मेंबर बनने की हम लोग सोच रहे हैं कई बार, पर लेकिन क्या होता है चाइना जो है वो अपनी टांग अड़ा देता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया।
अब यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2018 में भी आप लोगों से पूछ चुका है, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। यहां पर अगर बात करें, बात यही की जा रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी को क्या एक्सपेंड करना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है, क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके एसोसिएटेड, क्या क्या चीजें हैं। अगर न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग को एक्सपेंड करना है तो हमारे पास में न्यूक्लियर ईंधन होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो बेस्ट हैं। पर लेकिन अगर बात करें क्रूड ऑयल के मामले में तो उसके लिए तो फिर भी अच्छा है, वो हम लोग को बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए न्यूक्लियर जो हम लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं वो फिर भी काफी हद तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर फिर भी वही है कि उसका जब वेस्ट जनरेट होता है तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है। तो हर सिक्के के दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी यहां पर पूछ बैठी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल था। कल को चलकर क्वेश्चन पूछे किसी भी तरीके से आप लोग के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिसी कैसे रही, कैसे कैसे हम लोग चीजों को आगे बढ़े, सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बता दी। किस किस का पार्ट है, यहां से अलग क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन बनाए वो भी आप लोगों को बता दिए, और खुद से भी क्वेश्चन बनाकर आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी, और आंसर राइटिंग भी। ऐसे टॉपिक को तैयार करके जाओ तो सिस्टमेटिक वे में चीजें आप लोग समझ पाओगे। डाउट हो तो पूछ लेना, इसके साथ में कोई भी डाउट वापस लेकर नहीं जाना है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये आर्टिकल बिल्कुल शानदार है, ऐसा कुछ कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। ये उसी कैटेगरी में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। और बात करेंगे स्टील के बारे में, खासकर ग्रीन स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बात की जा रही है स्टील के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई स्टील का इस्तेमाल है, तो वीडियो को पॉज कर बताओ, देखता हूं कौन बताता है। मम्मियां याद आ जाएंगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि स्टील के बर्तन जरा से गिरे कहीं पर, मम्मी चिल्लाई फोड़ दे सारे बर्तन है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो स्टील के बारे में बात करूंगा, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। ग्रीन स्टील क्या होती है, कोर सेक्टर के साथ में क्या कनेक्ट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, किस कंट्री में कितनी स्टील है, क्या क्या, और बहुत बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे देश में कहां कहां पर इससे रिलेटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब मजा आने वाला आर्टिकल को आप लोगों का सुन के। इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाने हैं। अभी क्यों न्यूज में? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके द्वारा बात की जा रही है कि रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन एमिशन, और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो भी यहाँ पर कार्बन एमिशन का जो एक बोझ रहता था उसको रिड्यूस कर कर ये ग्रीन स्टील बनाएंगे। ग्रीन स्टील मतलब हरे कलर की स्टील देखने को मिलेगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील बनाने का जो प्रोसीजर है उसको ये चेंज करने जा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट पर उसका कम नुकसान पड़े। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी रहे, बहुत ही आसान शब्दों में। नॉर्मली अगर आप लोग को स्टील बनानी है तो बहुत ही भयानक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि कितना खतरनाक जो है दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही ह्यूज हाई टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पर मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया। तो जब ग्रीन स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो इस तरीके से स्टील बनाई जाती है, इसके अंदर में लो कार्बन एनर्जी का इस्तेमाल करना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, तो कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर लें यहाँ पर हाइड्रोजन का, या फिर कोयले में भी कोयले के गैसिफिकेशन का, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रीन सोर्सेज से लाई गई हो, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कट करने के लिए जो भी संसाधन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ग्रीन स्टील की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर ग्रीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर हम लोग जो स्टील बनाते हैं, उस स्टील की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। तो ये काफी बड़ी बात है। यानी कि जो स्टील हम लोग बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर कर, उसकी क्वालिटी वो देखने को नहीं मिलेगी। स्टील की क्वालिटी जो आप लोगों को ग्रीन, जो एक तरीके से ईंधन यूज करके निकल कर आने वाली है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके की स्टील आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टील कुछ ऐसी आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है जब ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू निकलती है। पर ये कौन कौन से प्रोसीजर हैं अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन हमारे पास में स्टील आ गई है। आप लोग यहां पर ये पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है,
जब आप लोग कोई भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टील को बनाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर जब ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके की आप लोगों की ग्रे हाइड्रोजन निकल कर आएगी। क्यों, क्या है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि जब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसको आप लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन बनाने में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब इस ईंधन को, इस हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टील बनाने में, तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी एक तरीके से, और ना ही ये ग्रीन स्टील कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस ही यूज करते हैं हम लोग, पर लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, यानी कि पकड़ के इसको जेल में डाल देते हैं, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है तो इस वाली से बेटर है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पकड़ी है इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम में कैप्चर किया है, अब ये इन्वायरमेंट में नहीं गई है, तो ये हालांकि ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, पर लेकिन इससे तो ज्यादा बेटर ही है जिसने इन्वायरमेंट में ये यहां पर निकाल कर रख दी थी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो हम लोग स्टील बनाएंगे इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर, अब ये वाली जो क्वालिटी है स्टील की ये और इंप्रूव आप लोगों को यहां पर होती नजर आएगी, और प्रोसीजर भी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वायरमेंट पर कम नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी निकल रही है यहाँ पर, ये तो है नहीं कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हाँ यार इसको आगे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 2070 तक का हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन एमिशन जो भी ये निकल रहा है इसको जीरो करना है, तो ये पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अगर इस्तेमाल किया तो किया, वरना ये भी इन्वायरमेंट में जाएगा फिर बाद में, तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका खोजें कि यहाँ पर कार्बन निकले ही ना। जी हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। निकले भी तो इतना कम निकले कि ना के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में अब आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जिसमें से कार्बन निकले। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, वो क्या है, हम लोगों ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर जो निकल कर आएगी मार्केट में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। यानी कि जब यहां पर हाइड्रोजन बनेगा तो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों के पास में पानी है, अब पानी में से आप लोगों को हाइड्रोजन बनानी है, तो हाइड्रोजन तो यहां पर आ गई और ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गई, तो इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टील को बनाने के लिए। अब जो इस हाइड्रोजन से स्टील बनाई जाएगी, अब ये स्टील जो है आप लोग की ये ग्रीन स्टील कहलाएगी, और इस स्टील की क्वालिटी जो है वो उम्दा लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी हमारे देश के अंदर में नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टील बनाने के लिए उस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेला स्टील में नहीं, वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यानी कि आप लोगों को उससे गाड़ियां चलती हुई आने वाले टाइम में नजर आने वाली है, इन्वायरमेंट को बहुत कम यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो कर दिया इसने, तो बिल्कुल भी ये एक तरीके से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचाने वाली है। और इसी के साथ में पानी की जो क्वांटिटी है वो तो इतनी अवेलेबल है, अगर आप लोग समुद्र के पास में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो वहां से आप लोग अगर पानी को निकाल कर उसको आप लोगों को सही तरीके से प्योर कर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, इसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ, उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आप लोग वहीं पर ही बना सकते हैं जिन एरिया में आप लोगों के पास में रिन्यूएबल एनर्जी है और जिन एरिया में आप लोगों के पास में वाटर यानी कि पानी है। अब मान लीजिए आप लोगों को अगर बात करूं राजस्थान के अंदर, आज के डेट में अगर आप लोग जाते हैं तो राजस्थान के अंदर में दुनिया भर की आप लोगों को मिल जाएगी सोलर एनर्जी, आप लोग जाकर अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं। पर लेकिन राजस्थान में पानी तो मिलेगा नहीं कि आप लोग उससे हाइड्रोजन बना लोगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां पर सोलर एनर्जी या फिर बोलूं तो मोटे मोटे तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, उन्हीं आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा
कि जब हरी थे तब मैं नहाई, अब हरी है हम नहाई, कुछ ऐसा करके कुछ एक दोहा है जो मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसमें ये कहता है कि जब एक तरीके से मेरे पास में गुरु थे तो तब तो मेरा इच्छा नहीं करी पढ़ने की, अब इच्छा कर रही है तो पढ़ने की, तो मेरे पास में गुरु नहीं है। तो वो वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्हें कहते हैं कि टाइम निकल गया, उस टाइम पर एक तरीके से फिर हम लोग बैठे हुए रो रहे हैं कि काश आज टाइम होता। तो ये जिंदगी जो है कुछ ऐसे ही पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक टाइम पे इंसान कहता है कि यार मेरे पास में अटेम्प्ट नहीं है, और एक टाइम पे इंसान कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो अब आप लोग देख लो, जब अटेम्प्ट निकल जाएंगे फिर टाइम ही टाइम रहेगा, पर लेकिन उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। पर लेकिन आज की डेट में अटेम्प्ट है तो आप लोग सोच रहे हो कि ढंग से पढ़ने के बारे में, पर लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तो सोचो कि किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ठीक है, कोई और ही हाइड्रोजन बनती ही आप लोगों को नजर आएगी। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को अपने देश के बारे में बताता हूं जो इंटरेस्टिंग है। दुनिया में अगर पूछे कि हमारा देश जो है वो स्टील प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कोई और है, जी हाँ, पहले नंबर पर है हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिगरी दोस्त चाइना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह सोचो, दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग स्टील बना रहे हैं, तो कितना बड़ा एरिया होगा हमारे देश के अंदर में स्टील प्रोडक्शन का, और कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग रिलीज करते होंगे। अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करने लगे तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर करते हैं वो भी कई बार बाहर से लेकर आना पड़ता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी बचेगा। तो यानी कि हमारा इंपोर्ट भी यहां पर कम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी करेंसी बाहर जाती थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अपने ही देश में ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे तो हमारे ही देश में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात हो जाएगी वैसा पूरा। तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पर क्रूड स्टील बनाते हैं, पर लेकिन अब यहां पर आने वाले टाइम में हम लोग एक ग्रीन स्टील बनाते हुए नजर आएंगे। तो इसको हम लोग को सुधारना है। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 120 मिलियन के करीब 120 मिलियन टन के करीब हम लोग जो है अपने देश के अंदर में क्रूड स्टील बना रहे थे 2022 के अंदर में। इसमें अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कुछ बेसिक चीजें बताऊं कि हम लोग बना तो रहे हैं, पर लेकिन रिजर्व कहां कहां पर है हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्व कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा उड़ीसा, इसी के साथ में झारखंड, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आ गया छत्तीसगढ़, यानी कि इसी के साथ में आंध्र प्रदेश आप लोग लगा लीजिए। तो ये पूरी बेल्ट है हमारे देश के अंदर में जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है रो मटेरियल यानी कि रिजर्व देखने को मिलता है। पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां कहां पर किया जाता है, तो एक तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि रीजन पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर एक तरीके से बलिया वाला रीजन। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर वाला रीजन, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को यहाँ पर बर्नपुर वाला रीजन देखने को मिलेगा, झारखंड के अंदर में यहाँ पर जमशेदपुर वाला रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उड़ीसा के अंदर में राउरकेला वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बोकारो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा जो एक रॉ मटेरियल पाया जाता है, और यहीं पर ही जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों के लिए जो है स्टील प्रोड्यूस होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी सी और नॉर्मल भाषा में, मान लीजिए आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है, आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं, या फिर आप लोग पर्टिकुलर किसी एरिया से आते हैं जहां पर गन्ना प्रोड्यूस होता है। अब जिस एरिया में गन्ना प्रोड्यूस होता है, अब उस एरिया में ही आप लोगों को गुड़ जो है वहां पर आप लोगों को बेसिकली बनता हुआ नजर आएगा। चीनी के मिल उसी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों को लिए ये पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर लेकिन हमारे देश में खपत इतनी ज्यादा है, हर घर में स्टील के बर्तन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्या वो खपत है? वो तो एक अलग चीज हो गई यार। बाकी के दुनिया भर के जो और इस्तेमाल आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, तो वहां पर बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पर यहाँ पर इसका खपत होता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर 120 के करीब जो मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से लगभग 106 या 105 के करीब मिलियन टन तो हम लोग अपने आप ही कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर है, ये भी बात है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। तो चाइना भी सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है वही कंट्री सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहां पर कर रही है। तो टॉप में 1 पे चाइना और सेकंड पर आप लोगों को यहां पर इंडिया देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी प्यारी कंट्री। तो ये कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आप लोगों को क्लियर रखनी है। ठीक है, तो यानी कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकें। चाइना पहले नंबर पर हो गया, इंडिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जापान है। जी हां, तीसरे नंबर पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवें नंबर पर रसिया। एटलीस्ट टॉप 5 कंट्री जो है आप लोग यहां पर नाम याद रख सकते हैं, जिसके नाम आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी यहां पर आ सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर स्टील का जो प्रोडक्शन है कई सारी कंट्री में, अभी चाइना में रिसेंटली इतना हो गया था कि चाइना ने दूसरे देश में जाकर उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब ये होता है कि सामान को जाकर बस फेंक देना सामने वाले के ऊपर कि भाई साहब ले, या तो इस्तेमाल कर ले या फिर कहीं और फेंक दे। तो डंपिंग पॉलिसी चाइना अपनाता है कई बार कि जितना ज्यादा खर्चा उसको बनाने में स्टील को आ रहा है, मान लीजिए उसने जो स्टील बनाई है वो एक स्टील जो है 100 रुपए की बनाई है, पर लेकिन ले जाकर सामने वाले को बेच दी उसने 80 रुपए की, यानी कि उसका बनाने का खर्चा भी नहीं निकला। इसको कहते हैं डंपिंग करना। इसका क्या फायदा होता है? क्या कंट्री को नुकसान नहीं होगा चाइना को अगर ऐसी हरकतें करेगा? नुकसान होगा शॉर्ट टर्म पे, पर लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे देश में जहां पर स्टील बनाई नहीं जाती है वहां पर इसने जाकर डंप करना स्टार्ट कर दी, तो वहां तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ऐसे देश में डंप करना स्टार्ट कर दी जहां पर स्टील बनाई जाती है ऑलरेडी, तो वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही लोकल इंडस्ट्री एक बार को बर्बाद होगी, फिर भाई साहब अपनी जो स्टील है उसको डंप क्यों करना है? फिर 100 की जगह उसको 1000 की बेचो, क्योंकि सामने वाले के तो पैर काट दिए तुमने, सामने वाला तो अब चल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बोले कि हाँ किस तरीके से जो हरकतें की जाती है दूसरे देशों के द्वारा, तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर हम लोग ग्रीन स्टील अपना बना पाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों को देश के अंदर में देखने को मिलेगी। स्टील के प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जैसे राउरकेला हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया। तो ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकता है कि कब कब स्टेब्लिश किए गए थे और आ क्या सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो 1959 में स्टेब्लिश किया गया था उड़ीसा के अंदर में, 1959 में ही छत्तीसगढ़ के अंदर में, और 1962 में वेस्ट बंगाल, और 1964 में झारखंड। और ये ऐसा नहीं हमने अपने आप ही बना लिए। जर्मनी, रसिया, यूके, रसिया, ये वो देश हैं जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, असिस्टेंट प्रोवाइड कराया ये चीजें स्टेब्लिश करने के लिए। तब जाकर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए और तब जाकर हम लोग ये चीजें अपने देश में डेवलप कर पा रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में हम लोग जो अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी ने हम लोग को बैसाखी दी थी और उनकी बैसाखी से चलना सीखा, और आज के डेट में अपने पैरों पर हम लोग दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो, पर लेकिन दौड़ना तो दोस्त अपने ही पैरों पर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा देश, जब हम लोगों ने बैसाखी का सहारा लिया उस टाइम पर चलना सीखा, पर आज की डेट में हम लोग इतने लार्ज स्केल पर चीजें डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं। तो यही चीजें आप लोगों को अपनी जिंदगी में भी सीखनी है कि किसी का सहारा लो थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत बने रहो कि हाँ वही इंसान जो है वो आप लोगों की गड्डी खींचता रहेगा। और ये पेरेंट्स के लिए भी है, आप लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा लो, अपना जो भी हो सके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को भी अंदर मोटिवेशन आने लगे कि हाँ हम भी कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये तो पता चल गया कि हाँ हमारे देश में कई जगह जो है स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, पर लेकिन क्या हम लोग नंबरिंग जान सकते हैं? जैसे कंट्री के बारे में बता दिया, ऐसे क्या देश के अंदर में स्टेट के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है? जी हाँ, सबसे 1 नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा, और उड़ीसा पीसीएस के अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? वो है झारखंड। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, तो आप लोग समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका, 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, 6ठे नंबर पर है गुजरात। तो ये वो एरिया है जहां पर लार्ज स्केल पर स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पर जब जिस एरिया में स्टील प्रोड्यूस की जाएगी वो वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, डिकार्बोनाइज करने के लिए स्टील इंडस्ट्री को कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे स्टेप नंबर 1 में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां पर स्टील को रिसाइकल करने की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं क्या? बेसिकली ला चुके हैं 2019 के अंदर में। तो क्या फायदा है आप लोग खुद सोचो। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में जैसे कि क्या बोला जाए, कुछ उदाहरण लिया जाए, जैसे कि आप लोगों के पास में कोई क्या मतलब कुछ एग्जैक्टली मेरे माइंड में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आ रहा है जो कि अच्छा सा जो आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। एक मिनट रुको। जैसे कि एक घर का उदाहरण लेते हैं, चलो। जैसे कि आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया, एक प्लॉट लिया और आप लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। अब ये जो घर बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर दिया कि अच्छा यहाँ पर रूम बनेंगे, यहाँ पर किचन होगी, कोई लिविंग एरिया होगा,
यहाँ पर लेट और बात आप लोगों के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपना कॉमन एरिया होगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लिया। इसके अंदर में फर्नीचर वगैरह भी आप लोगों ने कंप्लीटली सेट कर दिया, कुछ ऐसा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार किया है यार ये गलत जगह पर आ गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए था। अब पूरा का पूरा घर जो है वो सपनों का महल टूट गया। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड लैंड थी, कहीं और जाकर आप लोगों को घर बनाना पड़ रहा है। तो अब आप लोगों को पास में क्या है, रॉ मटेरियल ईंटें सारी की सारी इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएंगी मैक्सिमम। आप लोग जो भी सामान घर में लेकर आए थे वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाने वाला है। और आप लोग ऑलरेडी उस काम को कर चुके हो, तो आप लोग प्लानिंग भी जानते हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे इतना टाइम लगा था, यहाँ से मिस्त्री आए थे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सामान लेकर आए थे, वो सारा सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यानी कि अब आसानी से आप लोग काम कर पाओगे और बहुत सारा मटेरियल जो है वो रीयूज भी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं स्क्रैप जो रिसाइकिल पॉलिसी की स्टील की, तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग को फिर से स्टील बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी स्क्रैप पड़ा हुआ है हमारे पास में स्टील का, उसी को रीयूज करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारा जो बेसिकली कार्बन एमिशन है वो कम होगा, कोयले का कंजप्शन जो है वो कम होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग स्टील स्क्रैप रिसाइकिल पॉलिसी 2019 में लेकर आए थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ताकि स्टील इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज किया जा सके, कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया, कि इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगर बजट का स्पीच आप लोगों ने ध्यान से सुना तो उसमें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फंक्शन और जो भी यहां पर स्क्रैपिंग फैसिलिटी की बात की गई, यानी कि जो भी व्हीकल 15 साल से ऊपर के हैं उनको भी स्क्रैप यहां पर किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से खत्म किया जाएगा उनको भी। आप लोग बोल सकते हैं जैसे नहीं, एक तरीके से काटा जाएगा ले जाकर उसके अंदर जो भी उसकी मंडी होगी जो ये ऐसे व्हीकल काटने की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगे। स्टील जो है ऑलरेडी हमारे पास में है तो उसका फिर से रीयूज किया जा सकता है। चौथा जो है यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, 2010 से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर लग रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल सोलर मिशन को हम लोग इंप्लीमेंट करना है। तो ये भी एक तरीके से स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन का इस्तेमाल कर ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं और उसी से फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोला जाए तो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, ये सिस्टम की बात की जा रही है। यानी कि अपने ही देश में अगर हम लोग अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, और हम लोग अपना तो इस्तेमाल करेंगे चीजों का, और दूसरे देश को हम लोग एक्सपोर्ट भी चीजें करते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जापान के अंदर में न्यू एनर्जी और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो यहाँ पर इन्हीं सब मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री से सीखकर भी हम लोग अपने देश में जो है वो चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, कि अच्छा ऐसे भी हम लोग कार्बन जो है उसका एमिशन को डीकार्बोनाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट देकर पूछ ले कि क्या क्या स्टेप हैं कि जिनको फॉलो कर हम लोग स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज कर रहे हैं, तो अगर 4 से 5 पॉइंट आप लोग लिख देते हो तो फुल नंबर मिलेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इन एरिया में देखने को चीजें मिल ही जाती है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। अब एक और टॉपिक है यहां पर जो कि इसी के अंदर कवर कर लेता हूं, पूरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों का बनता है, और इससे तो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं, कोर सेक्टर कितने हैं। क्वेश्चन पहला ये बताइए, टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। इन कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से वेटेज जो है आईआईपी में वो किसका है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो स्टील यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 17.92 आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा किसका आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो वह है रिफाइनरी का। रिफाइनरी जो है वो नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, और स्टील इतने अच्छे लेवल पर है कि तीसरा नंबर स्टील का आप लोगों को यहां पर नजर आ जाता है। चौथे नंबर पर आप लोगों को कोयला देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टील जैसी चीजों में, रिफाइनरी जैसों चीजों में भी कोयला इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में 5वें नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। 6ठे नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल गैस। 7वें नंबर पर आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री, और 8वें नंबर पर आप लोगों को फर्टिलाइजर। तो ये कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इनको हम लोग निकाल दे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देश की ग्रोथ, जो देश का एक तरीके से जो एक सही वो नहीं कह रहे मैंने अभी तो, हमारा देश दौड़ रहा है, तो वो दौड़ कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी अगर इनको हम लोग एक बार को इकोनॉमी में से निकाल दे।
इनकी रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये याद रखना। और ये रिप्रेजेंटेशन जो रहती है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में आईआईपी के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि डिसाइड करता है कि किस किस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। आईआईपी में अकेले ये कोर सेक्टर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि लगभग इनका 40% कोर सेक्टर से ही निकल कर आ जाता है, यानी कि आधे में राम और आधे में गाम, वो वाली बातें हैं। ठीक है, करंटली जो बेस ईयर है यहाँ पर आईआईपी का वो इस्तेमाल किया था 2011-12। इससे पहले जो है 4-5 इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी पैटर्न पर चीजें भी जो है वो चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चीजों को ढंग से कवर करना। अब इसके अंदर में मैंने क्या क्या कवर किया वो भी आप लोगों को बता देता हूं, पर लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और इसी के साथ में 2020 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आयरन और स्टील के बारे में 2 बार क्वेश्चन लगातार आप लोगों से यूपीएससी यहां पर पूछ चुका है आंसर राइटिंग के लिए भी। तो ये इस तरीके से आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती चली जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि जो पोल्यूशन है रिलीज किया था स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, तो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। तो सही आंसर बताइए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए में बोला गया 1 2 3, ए बोला गया 1 3 4, बी में बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 4, डी बोला गया 1 2 3 4। अटेम्प्ट करिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है आईआईपी के बारे में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि एक इंडेक्स है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है सेक्टर, उनकी परफॉर्मेंस को। दूसरा बोला गया यहां पर आईआईपी जो है वो करेंटली कैलकुलेट करता है 2004 से लेके बेसिकली 2004-5 का बेस ईयर यूज करता है। 8 कोर सेक्टर 40% आईआईपी में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा आप लोगों को यहां पर ये बताना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर बात करें यहां पर हमारे देश के अंदर में जो स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, किस किस कंट्री की हेल्प से यहां पर चीजें सेटअप की गई है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो यूके की हेल्प से, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो जापान की हेल्प से। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा, बात की जा रही है कि ग्रीन स्टील के बारे में, तो मैन्युफैक्चर की जाती है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो एक तरीके से दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रोजन, कोयला गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बोला गया कि यहां पर इवेंचुअली ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो लो होता है, कट होता है, और एक तरीके से ये कोस्ट और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द स्टील। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, तो इसका आंसर है यहां पर डी, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहां से निकलती हुई नजर आती हैं। कैसे, वो दिखाता हूं। जब स्टील प्लांट है वहां पर कहीं पर जो पोल्यूशन एमिट करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 और ये पार्टिकुलेट मैटर 10 भी यहां पर रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी के साथ में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी चीजें रिलीज करता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं, यहां पर इसमें पर्टिकुलर आंसर क्या है, आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। बेस ईयर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया, अब 2011-12 कर दिया गया, पहले था ये बेस ईयर जो अभी बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस किया मैच करने के लिए, तो यहां पर कहीं भी जापान आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी की सारी एक एग्जैक्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से बात की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये हो गया आप लोगों के सामने पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या देख लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन, अब की ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं, तो दूसरी हाइड्रोजन कौन सी होती है वो आप लोग समझ सकते हैं, क्रूड जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। हाइड्रोजन अगर बात ग्रीन स्टील, सॉरी ग्रीन स्टील के बारे में बात करें, कई बार ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन स्टील में कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, कहां कहां पर क्या क्या चक्कर देखने को मिलता है, हमारा देश कहां कहां पर हमारे देश में देखने को मिलती है, दुनिया में कहां कहां पर ये चीजें देखने को मिलती है, बेसिक चीजें सारी बता दी।
कोर इंडस्ट्री वाला एरिया भी आप लोगों को बता दिया। इसके साथ में कहां कहां पर इसके प्लांट हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से हम लोग इसको डीकार्बोनाइज कर रहे हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप लोगों को बता दिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ फ्रेम किए गए थे वो भी हो गए, और यूपीएससी ने आंसर राइटिंग में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे वो भी हो गए। इसको कहते हैं सही तरीके से पढ़ाई करना। अब आप लोग बोलो कि इस टॉपिक में से अब कहीं से भी कभी भी फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या आप लोग बता नहीं पाओगे? ऐसे टॉपिक को तैयार करने हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो बताना, और इसी के साथ में फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता देना कि समझ में आया या फिर नहीं। ओके दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत लंबे समय तक चली हुई आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके अंदर में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी कम है, यानी कि उसके अंदर में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि 25 साल से चली हुई आ रही है, जिसका नाम है यहाँ पर कुदम्बश्री। तो यहाँ पर कुदम्बश्री जो है इसके द्वारा काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया पेंडेमिक के टाइम पर, फ्लड के टाइम पर, और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक क्या किया गया, डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा आर्टिकल पब्लिश किया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यार सीधा सीधा ये होता है, अगर कोई आर्टिकल कहीं पर पब्लिश किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो उसने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी कि लोगों को ये दिखाने के लिए, अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो ये बताने के लिए कि यार ऐसा कुछ कर लो, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो ये बताने के लिए कि ऐसा बिल्कुल मत करना। तो वो एक तरीके से फीडबैक का भी काम यहाँ पर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली यहाँ पर कुदम्बश्री जो पर्टिकुलर ये लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है देश के अंदर में, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पहले तो आप लोगों में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्वयं सहायता समूह, यानी कि 4-5 दोस्त जो हैं वो एक साथ इकट्ठा है, और उन्होंने बोला कि यार हम लोग ना 10-10 हज़ार रुपये जो हैं इकट्ठा कर कर यहाँ पर एक साथ में यहाँ पर रखते हैं। जिस किसी को भी जरूरत पड़ा करेगी वो यहाँ पर पैसा ले जाया करेगा। मान लीजिए आज की डेट में 10 लोग इकट्ठे हो गए, 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा कर कर, तो पूरे मिलाकर यहाँ पर 1 लाख रुपए हो गए। अब मान लीजिए किसी इंसान को 30 हज़ार रुपये की जरूरत है, तो यहाँ पर वो इंसान जो है यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर एक रूल और रेगुलेशन सेट किए जाते हैं कि इतने टाइम में यहाँ पर ये इसको रिटर्न करेगा, ऐसे ऐसे चीजें होगी। मतलब एक तरीके से ना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दोस्तों से उधार मांग लेते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है जो कि एक दूसरे की हेल्प करे, इसलिए इसको स्वयं सहायता समूह के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यानी कि खुद की सहायता हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो इसको लेकर ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल तरीके से भी आप लोगों से कोई पूछे क्या मतलब है, तो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है। इनफॉर्मल मतलब जिसमें ऐसे नहीं कोई एग्रीमेंट साइन कर एक दूसरे के साथ में आ गए। इनफॉर्मल एसोसिएशन है जिसमें मिलकर एक दूसरे की हेल्प की जाती है, और ये सेल्फ गवर्निंग होता है, यानी कि अपने आप से ही मिलकर हम लोग इसके रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो एक पर्टिकुलर जो सिस्टम बनाया जाता है वो टाइम टू टाइम लोगों की हेल्प करता हुआ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें 10 से लेके 20 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर सोशली और इकोनॉमिक पर्पज से भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से मिलजुल कर पैसे जो है वो बेसिकली इकट्ठा कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए 1-2 दोस्त हैं आपस में मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर उसके लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, आप लोग अपने आप से मिलकर भी चला सकते हैं इसको, ठीक है। पर लेकिन जब चीजें कहीं पर रजिस्टर हो जाती हैं तो उसके उतने ही ज्यादा फायदे होते हैं, यानी कि आराम से अगर कहीं से आप लोगों को बाहर से भी कुछ लोन वगैरह लेना है, पैसा उठाना है, एक तरीके से सिस्टमेटिक में सारी चीजें आप लोगों के पास में एक तरीके से रहती है, और उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है।
अभी अगर बात करें यहाँ पर इंडियन जो माइक्रो फाइनेंस मॉडल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका ओरिजिन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन है एक माइक्रो फाइनेंस का यहाँ पर कि एक दूसरे के साथ में मिलकर, क्योंकि पुराने टाइम पे ना बहुत सारे यार आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी जो है किसी पर्टिकुलर मूवी में एक बहुत बड़ा किसान था, किसान के मतलब एक तरीके से साहूकार टाइप का था, वो लोन दे देता है, उसका लोन नहीं चुका पाते हैं, उनसे अपने खेतों में वो काम करवाता है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों से वहां पर देखने को मिलती है। तो ये जरूरी है यहाँ पर आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो ये सारी चीजें बेसिक से आप लोग समझ भी पाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो 1992 में यहाँ पर ये अंडर द गाइडलाइन ऑफ नाबार्ड और आरबीआई, यानी कि इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर देखा गया कि कम से कम लोग जो हैं उनको इस टाइम पर यहाँ पर एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम मिल जाए जब यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी दिक्कत में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाबार्ड है वो यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करता हुआ आप लोग को नजर आएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम से। और नाबार्ड कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जब पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर देखोगे तो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आरबीआई तो बस गाइडेंस वाला है, पर नाबार्ड जो है वो आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता हुआ बैक एंड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बता दो, फिर आगे तो मैं बता ही दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज है, जैसे नॉर्मली एक कंपनी बनती है उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन और विदाउट रजिस्ट्रेशन दोनों से एग्जिस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जो है इसकी एक तरीके से कलेक्टिव बैंक है, सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उसी में से यूज करते हैं। डेबिट और क्रेडिट फंक्शन चलता रहता है, जैसे बैंक के अंदर पैसे डालते हैं और फिर बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, तो वही सिस्टम आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलता है। तो डेबिट और क्रेडिट सिस्टम यानी कि बैंक में पैसा गया और बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लोगों ने पैसा डाला और आप लोगों ने पैसा निकाल लिया आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक जैसे गुल्लक में पैसा डाल ले कई सारे दोस्त इकट्ठा कर कर, जब जिसको मन करे तोड़कर पैसा ले जाए, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल क्रेडिट की बात की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन ये उन्हीं के होंगे जो सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर होंगे, ठीक है। आज की डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कई सारी कंपनीज के साथ भी रजिस्टर किए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की, वो यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर अच्छे से चले, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर काफी अच्छे से जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं उनको बहुत फायदा होता है। एक तो एक तरीके से महिला बहुत सारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर है और सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो फिर उसको यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी चलाती है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाहर से पैसा मिल जाए वो भी कम इंटरेस्ट पर, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट न पे करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बता सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी ताकि चीजें जो हैं एक सिस्टमेटिक वे में चली जा सके और लोग जो हैं किसी के चंगुल में ना जाके फंस जाएं। यार आज की डेट में हो ना पर्टिकुलर इंसान जो है वो चंगुल में फंसाकर बैठ गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर थ्रू द कलेक्टिव परफॉर्मेंस। तो यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास में पैसा नहीं है तो उसको भी यहां पर मिलजुल कर हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा उदाहरण, हालांकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर अमीर से अमीर देश हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। तो ये देश जो है ये काफी अमीर है। इसी साइड में आप लोगों को कुछ गरीब भी देश देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर मोल्डोवा हो गया, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए। इवन आज की डेट में तो आप लोग यूक्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये गरीब हो गए, पर लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन जो है वो सबको साथ में लेकर चल रहा है। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं ये आप लोग को बताना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर घर में बात करें, कोई एक इंसान है जो कि काफी अच्छे से पैसे कमा रहा है, कोई दूसरा इंसान है जो कि पैसे नहीं कमा रहा है, तो घर के सबके सदस्य को साथ में लेकर चलना होता है। जैसे नहीं घर में पापा होते हैं वो कमाते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि वो किसी को छोड़ देते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें हमारे देश के अंदर में क्या क्या स्टैटिस्टिक हैं, अगर आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोग थोड़ा सा और सरप्राइज होंगे कि हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की कंडीशन क्या है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये आज की डेट में हमारे देश के अंदर में 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव आप लोगों को ऐसे जो बैंक लिंकेज के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां पर नजर आ जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं काम करना आसान है। इसी की वजह से इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। तो देश में ये काम आसान है तो बन जा रहे हैं। इसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर 10 लोग भी हैं तो सोचो यहां पर 1 करोड़ के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि मिनिमम 10 का आंकड़ा है यहां पर।
तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये कितने शानदार तरीके से कितने सारे लोगों को इंगेज किए हुए हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इसमें से 10 करोड़ लोग जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो इसके चलते यहां पर जो ये एक तरीके से बैलेंस इकट्ठा होता है, तो जो एग्रीगेट बैंक बैलेंस बनता है वो लगभग 7,000 करोड़ है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है कि ये एक यूनिकॉर्न बन जा रहा है। तो यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की पावर क्या है। 90% ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में जो है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन से रिलेटेड है। तो अब आप लोग इस बात को थोड़ा सा रुक कर समझिए। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में टोटल मिलाकर आप लोगों को बताया मैंने 1 करोड़ के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। इनमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर 10 इंसान है तो टोटल मिलाकर 10 करोड़ के करीब आप लोगों को लोग इसमें नजर आ गए। अब सोचकर चलो, ये जो 10 करोड़ के करीब लोग हैं इसमें से 9 करोड़ जो लोग हैं, यानी कि 9 करोड़ जो इंसान हैं वो महिलाएं हैं। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, यानी कि जो वुमेन है तो वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर और उनके लिए कितना इंपावर करने वाला है यहां पर। आज की डेट में ये बोल सकते हैं कि 7,000 करोड़ में से ओनली 10% कम कर दो, वो सारा का सारा पैसा जो है वो महिलाओं के हाथ में है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से। तो है नहीं पावरफुल चीज। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो जिससे कि आप लोग चीजों को रियलिटी में उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कमेटी दे रही, एक कमेटी में एक तरीके से कि कमेटी देनी है, एक तरीके से ना लोकल एरिया पे बना लेते हैं पैसा इकट्ठा कर कर। हालांकि उसमें कई बार उल्टी सीधी हरकतें भी होती हैं, पर लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं फायदा होता है अगर जानने वाले लोग हैं। अगर कहीं पर ऐसी जगह जाकर जुड़ गए कि भाई साहब कोई जानने वाले नहीं था तो वो तो लूट कर भागेगा भाई। ठीक है, अगर बात करें रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तो यहां पर इनकम जनरेशन फॉर द पुअर, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके लिए इनकम जनरेशन का काम करते हैं। एक्सेस टू बैंक मिल जाता है जहां पर खासकर उनको एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन की फीलिंग आती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जब हमारे देश में जनधन स्कीम चलाई गई थी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवाए। तो इसका मतलब ये हो गया अब आप लोगों के पास में खुद का बैंक अकाउंट नंबर है। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास में खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं? तो देखना जरूर, यहां पर आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना बैंक अकाउंट लिए घूम रहे हैं। तो यहां पर ये जनधन स्कीम की वजह से यहां पर पॉसिबल हो पाया कि सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। कम से कम अगर कोई एमजी नरेगा में काम कर रहा है, कोई कहीं पर धाड़ी का काम कर रहा है, तो अब उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है आसानी से। तो ये एक अच्छी चीज है। बस एक दिक्कत जो मुझे पर्सनली भी देखने को मिलती है वो ये है कि जब किसी के अकाउंट में पैसा सेंड करते हो तो उसका मैसेज नहीं आता है जल्दी से। तो ये पता नहीं चल पाता है कि यार बैंक में पैसा आ गया नहीं आया, सेंड किया है उसका भी कटा हुआ का, उसका कटे हुए का तो आ जाता है खैर, पर जिसके अकाउंट में जा रहा है उसके अकाउंट में नहीं आता है। तो कई बार अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि एक तरीके से वैसे विश्वास नहीं करता है इंटरनेट बैंकिंग और इन सब चीजों पर, तो उसके लिए थोड़ा सा ये गलत रहता है एक तरीके से। मैसेज सिस्टम और यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए। इसमें आप लोग ही क्या रहे जरूर बताना। ये कहीं ना कहीं डोवरी और एल्कोहलिज्म जो है उसके भी अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं उससे भी चीजें बच जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पर ये ए प्रेशर ग्रुप इन द ग्राम पंचायत। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई सारे लोग जो इकट्ठे हो गए तो उनका कोई ना कोई विचार होगा किसी चीज को लेकर, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो ग्राम पंचायत के ऊपर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर भी बना सकते हैं कि भाई साहब ये चीज गलत हो रही है, ये चीज तुम लोगों को सुधारनी है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो चीजें नॉर्मली अच्छे से नहीं हो पाती थी और वो चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सुधरती हैं यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि जो लोग बातें करते हैं आज की डेट में इस चीज के बारे में तो फिर उसको इंप्रूव करने की भी कोशिश करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग ध्यान से समझोगे तो ये जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और खासकर वुमेन का अपलिफ्टमेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर इस तरीके से देखो तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो ये तो सारे मैंने आंकड़े बताए। अब इसके एडवांटेज भी आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि सोशल इविल, समाज में महिलाओं को कोई पूछता नहीं था, कई बार उनको मानते नहीं थे कि उनकी भी कुछ पावर है क्या। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि महिलाओं को पावर देने का काम किया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन इंपावरमेंट करना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन करना, उनको इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा आने लगता है। ठीक है, अपना पैसा लेकर कहीं से अपना कुछ खुद का भी काम धंधा स्टार्ट किया सकता है। इजी एक्सेस हो जाती है गवर्नमेंट स्कीम की क्योंकि अवेयरनेस होती है फिर यहाँ पर। ठीक है, इंप्रूव होता है लाइफ का स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ जाता है। पर लेकिन वही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें तो कुछ बुरी। तो यहां पर भी कुछ लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, बुरी तो नहीं होगी पर लिमिटेशन होगी।
टू मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट और एनजीओ पर यहां पर देखने को मिलता है। कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर यहां पर इनकी जो है उन्हीं कहते एक तरीके से जिंदगी हिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में जो क्वालिफाइड फैसिलिटेटर एक तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, सारे अपने जैसे ही हैं, कोई 30 मार खानी है, जैसे दोस्तों में कई बार एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। कई सारे इशू यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ स्किल नहीं हो पाता है क्योंकि एक ही जैसे सारे लोग हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो नॉन प्रोफेशनल के द्वारा रन किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना ना, कई बार बोलते हैं कि अंधे में काना सरदार। अगर उसमें कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो सही से चीजों को लेकर चल रहा है तो समझ में आता है, पर लेकिन अगर कोई ढंग का पढ़ा लिखा इंसान नहीं है और चीजों को ढंग से लेकर नहीं चल रहा है तो फिर तो मिट्टी पलीत होती हुई नजर आएगी सबकी। ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा सारा सीधा सीधा यहां पर यह कि कम से कम एक आधा इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि चीजों को ढंग से लेकर चल पाए वहां पर, और कोई भी ऐसी कंडीशन न देखने को मिले जिससे कि चीजें जो है खराब होती नजर आए। यानी एक तरीके से कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए यार जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो, ठीक है। तो ये जरूरी है, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान ही रहेगा तो फिर दिक्कतें होती नजर आएगी। इससे घर में पता चला सारे चौधरी बन गए घर के, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी रहती है, पता नहीं कहां से क्या दिक्कत आ जाए, सारे एक ही जैसी चीजें हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे वही बातें हैं सारी घुमा फिराकर। प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर एक तरीके से रॉ मटेरियल की, अगर कोई काम भी करना है सिस्टमेटिक वे में। एक्सेस मार्केट की यहाँ पर वो भी अगर रजिस्टर है तो सही है, रजिस्टर नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि देखो हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि यहाँ पर ये चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। आप लोगों को अपने हिसाब से चीजों को देखना है। अब यहां पर बात करें कुदम्बश्री के बारे में, तो ये एक बहुत ही पुराना सेल्फ हेल्प ग्रुप है 1997 का। ऐसे बहुत सारे होंगे हम में से जो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर केरला के अंदर में यहाँ पर बनाया गया था ताकि गरीबी को यहाँ पर मिटाया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक सिस्टम स्टेब्लिश किया गया। लॉन्च किसकी हेल्प से किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि नाबार्ड काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। नाबार्ड के बिना ये सारी चीजें जो हैं इतनी आसान नहीं थी जितनी यहाँ पर हो जाती हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाम ही समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव वाले एरिया को डेवलप करने का काम करता है ये वाला बैंक। 3 टायर सिस्टम है यहाँ पर। नेबरहुड ग्रुप देखने को मिलेंगे, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म करती है लार्ज नेटवर्क सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो कुदम्बश्री के बारे में ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखिएगा। अब इसी में एक नेक्स्ट एडिशन, अगर आप लोगों से कुछ को कोई पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं खासकर एग्जाम के अंदर में, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। बात कर देंगे ई शक्ति प्रोग्राम के बारे में कि ई शक्ति प्रोग्राम यार क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये नाबार्ड के द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि डिजिटलाइज किया जा सके, और लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट में ये देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने की बात की गई। इससे क्या होगा, देखिए डिजिटल फॉर्म में जब चीजें आएंगी ना तो फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब यहां पर यह कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होगा वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होगा। मान लीजिए सारी चीजें सबको पता रहेगी, एक तरीके से कंफर्ट तरीके से एक तरीके से बैंकिंग वाली फील यहां पर आ सकेगी। तो इंटीग्रेटेड करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को, फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। यहाँ पर सबको पता है, मान लीजिए अगर पैसे आज के डेट में 10 मेंबर हैं, उनमें से एक के पास है पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, पर लेकिन सारा चीजें डिजिटली हम लोगों ने एक बैंक में अकाउंट खुलवाकर सेट कर लिया। सबके पास में एक एप्लीकेशन है, वो सब देख सकते हैं कि भाई साहब कितने पैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छे लेवल पर एक सिस्टम होगा और आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा, तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में भी आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो इससे आसान हो जाती हैं चीजें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है वो समझ गया, कुदम्बश्री के बारे में समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पर। इसी के साथ में ई शक्ति प्रोग्राम के बारे में समझ लिया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है और नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर इसको ढंग से देखोगे, ठीक है। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो खुद आप लोग देख लो, जिस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ ले तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बोला गया कि कैन एक देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पर, जो पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड ये पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बोला गया कि कैन द जो विस्कस साइकिल ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और मेल नरिशमेंट बी ब्रोकन थ्रू द माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से की हेल्प से यहाँ पर जो असमानता, गरीबी, कुपोषण, जो इस तरीके एक चक्कर में फंसी हुई महिलाएं हैं, उनकी क्या हेल्प की जा सकती है। अभी वही तो बताया कि कैसे कैसे एक महिला की हेल्प की जा सकती है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बना हुआ है यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए भी, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर अभी पढ़ाया गया है, ठीक है।
अगर बात करें कुदम्बश्री प्रोग्राम के बारे में, तो सबसे पहले तो कहां पर एसोसिएटेड है ये? उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर है, सीधी सीधी बात है, अभी पढ़ाया आप लोगों को, क्या है इसका आंसर हो गया केरला। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात की जा रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिमिटेशन क्या क्या है, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का अभाव, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कमजोर वित्तीय जो प्रबंधन आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन, या लैक ऑफ जो एक तरीके से ग्रेडेशन, जो एक तरीके से ना मतलब एक तरीके से प्रॉपर स्किल नहीं होती है, तो लैक अपग्रेडेशन स्किल। सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से? आप लोग अगर ध्यान से समझोगे यहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, वित्तीय अनुशासन, सारी चीजें मस्त चल रही है भाई साहब, ऐसा कुछ है क्या यहां पर? ऐसा ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया यहां पर। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं टॉपिक से। और देखते हैं क्वेश्चन, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है। आप लोगों का पता भी चल जाएगा कि जग रहे थे या सो रहे थे, ठीक है। ऐसा भी है कोई सो जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी आवाज़ इतनी मधुर है मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा यार ये कॉम्प्लीमेंट था या बेइज्जती थी? मतलब नींद आ जाती है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सो रहे हो, मधुर वाणी, ये रात को नींद नहीं आ रही सर आपकी वीडियो चला ली। मैंने कहा ये बढ़िया था यार। ऐसी हरकतें तो मत करो। और बता भी रहे हैं मुझे, मतलब मुझे इसका मतलब खुद पे काम करना चाहिए कि पढ़ाने की स्किल चेंज करनी चाहिए थोड़ी सी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1992 में। गाइडलाइन थी यहाँ पर नाबार्ड की और आरबीआई की। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन, मोबिलाइज करता है सेविंग एक तरीके से फ्रॉम द मेंबर्स, और परफॉर्म करता है डेबिट और क्रेडिट जो फंक्शन होते हैं। क्या कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ए बी सी या फिर डी में से कौन सा आंसर आप लोगों को सही देखने को मिलेगा? तो यही बात है अभी सारी बताइए आप लोगों को यहाँ पर। तो आंसर आप लोगों के सामने डी हो गया। एक एक पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। वैसे जाकर भी आप लोग देखते हैं सबकी बेसिकली आंसर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर भी देख लेते हैं ई शक्ति प्रोग्राम के बारे में। तो बोला गया इंटीग्रेटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप विद द नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा। दूसरा बोला गया कि इंप्रूव कर रहा है क्वालिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं उनके, और बैंकिंग सर्विस सिस्टमेटिक में मिल रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी के साथ में डिलीवरी सिस्टम भी अच्छा हो रहा है, आधार कार्ड के साथ में लिंक हो जा रहा है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जहां पर सारी होती है ना, इसका मतलब 99% जो चीजें होती हैं वो करेक्ट होती हैं, ठीक है। तो 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या है, आंसर डी हो गया। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गई, ठीक है। तो टॉपिक को यार ऐसे तैयार करके जाओगे तो फिर कहीं पर आप लोग मार खाओगे कि आप लोग ये बता दो टॉपिक में क्या था, सारी चीजें पढ़ ली, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ से भी देख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोग ही करा दी। तो इस तरीके से देखो दिक्कत क्या होती है, जब आप लोग टॉपिक पढ़ लेते हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसके ऊपर नहीं करते हो, सबसे जो है दुर्गति तब होती है टॉपिक की। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस टॉपिक पर आप लोग कर लोगे एक बार, तो फिर आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे कहीं ना कहीं एग्जाम में बैठकर, क्योंकि प्रैक्टिस कर आप लोग गए हो, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ लेना ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। एक छोटी सी पर इंपॉर्टेंट न्यूज जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आरबीआई जो है हमारे देश में सारे बैंक का पापा बैंक है। इसी पापा बैंक के द्वारा यहाँ पर अभी एक मर्जर को सैंक्शन किया गया है, यानी कि मंजूरी दी गई है। किसकी? ये है मराठा कोऑपरेटिव बैंक्स विद कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ में। ये पर्टिकुलर मुद्दा क्या है इसको आप लोग समझिए एक बार। यहाँ से ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आप लोगों का बनता है कि आखिर ये जो पूरा प्रक्रिया की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है उसकी अध्यक्षता में, किस कानून के थ्रू यहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसके तहत यहाँ पर सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है हमारे देश के अंदर में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है अमेलगेमेशन क्या होता है? दोनों को आपस में मर्ज कर देना। तो मराठा जो संस्कृत बैंक है इसको यहाँ पर कोसमोस जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके साथ में मर्ज किया जा रहा है, और 29 मई से यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या रहा है, बेसिकली जो मराठा संस्कृत बैंक है वो स्टेब्लिश किया गया था 1946 में। इसकी 7 ब्रांच है मुंबई के अंदर में, पर लेकिन इसकी जैसी खस्ता हालत हुई तो इसको 31 जो अगस्त 2016 से आरबीआई के अंडर में रख दिया गया कि इसके ऊपर ध्यान रख के, पता चला ये कोलैप्स ना हो जाए। तो लग रहा था कि ये चीजें जो हैं चल रही नहीं सिस्टमेटिक वे में, तो लगा कि जब इसको नहीं डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत है, तो यहाँ पर इसको फिर लगा कि अकेला नहीं चल पाएगा तो इसको सहारा देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इनको मर्जर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक न्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है किस पर्टिकुलर कानून के तहत कौन यहाँ पर ये सारे काम करता है और कैसे कैसे ये एक प्रोसीजर होने को मिलता है। तो ये पूरा का सिस्टम जो है आरबीआई के अंडरवेशन आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 8वीं जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है नीति आयोग की, वो यहाँ पर अभी देखने को मिली आप लोग को। वैसे नीति आयोग की जब मीटिंग होती है ना, उसमें काफ़ी सारे एरिया पर फोकस किया जाता है, पर अभी पूरा जो टारगेट है कि हम लोग कैसे अपने देश को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे, उसके ऊपर फोकस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर जो अलग अलग एरिया के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा फोकस ये है कि देश को ट्रांसफॉर्म करना है और इसको आगे लेकर चलना है। और ये ऐसी होती है एक तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 8वीं मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली। नीति आयोग के जो है चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। वैसे कॉमन सेंस की बात हो जाती है यहाँ पर, ये ठीक है। बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, जैसे गूगल पे जो है उसने कोलैबोरेट किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई के साथ में, ताकि रुपे कार्ड जो है हमारे देश का रुपे क्रेडिट कार्ड, आज की डेट में मास्टर कार्ड वीजा कार्ड यूज करते हैं, रुपे अभी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर जब इस तरीके के कोलैबोरेशन देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के, तो इससे और इसकी इज्जत बढ़ती हुई नजर आएगी इंटरनेशनल लेवल पर भी, और इसको एक्सेप्ट करेंगे लोग, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। पेटीएम मनी नई जो यहाँ पर, पेटीएम आप लोग सब जानते हैं, पेटीएम जो है इसकी पापा कंपनी है 197, यानी कि इसकी पापा कंपनी है, इसके नीचे पेटीएम आता है। इसने अभी यहाँ पर क्या किया है, इसने अभी यहाँ पर पेटीएम के द्वारा पेटीएम मनी जो है एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूजर फ्रेंडली इसको बना रहे हैं, ताकि जिसमें एक तरीके से जो इन्वेस्ट किया जा सके गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स या फिर टैक्स फ्री बॉन्ड के अंदर में। तो यहाँ पर एक नया वेंचर आप लोग पेटीएम का यहाँ पर बोल सकते हैं, पेटीएम मनी के तौर पर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, तो ये याद रखिएगा, इसमें 7.6 बोला गया है हमारे देश की जो ग्रोथ रहने वाली है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो ये एक एनालिसिस है यहाँ पर कि अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। तो आगे देखते हैं कैसी ग्रोथ रहती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया जो पीएसयू लेंडर्स है इसमें प्रॉफिट और ग्रोथ के तौर पर, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग के लिए आप लोग बोल सकते हैं। एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया सारथी प्लेटफॉर्म, जो पीओएस नहीं होता है, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं जिसको, तो इसके चलते यहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भयानक चीजें चल रही हैं। जापान के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उनको अडेप्ट कर लिया है उसने। रसिया ने अभी बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए थे, यानी कि रसिया जो है किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। रसिया ना अल्लू अर्जुन वाली वो लेके चल रहा है, अपन झुकेगा नहीं साला। रसिया ने शट डाउन कर दिया स्वीडिश कॉन्सुलेट जो भी यहाँ पर था, और यहाँ पर बेसिकली एक्सपेल कर दिया डिप्लोमेट्स को भी। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी देखने को मिल रही है। जितने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाते जा रहे हैं पुतिन साहब जो हैं, उतने ही नहीं एक नेक्स्ट लेवल पर निकल कर आ रहे हैं। साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए डोमेस्टिकली जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इसका नाम नूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूस किया गया स्पेस रॉकेट नूरी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और कनाडा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन में आ गए। इनके रिलेशन खराब हो गए थे 2018 में, अब फिर से नॉर्मल कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया था, फिर से साथ में आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। नेपाल के अंदर में हमारी इंडिया का जिसका नाम है यहाँ पर SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम, तो ये कंपनी जो है ये अपना सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर मतलब अलाउ कर दिया है यहाँ पर बेसिकली नेपाल के द्वारा। तो इसको लगाने जा रही है, ये लगभग आप लोग को 90 मेगावाट का देखने को मिलेगा। अरुणा रिवर है यहाँ पर, ये इसके ऊपर थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अरुणा रिवर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था रिसेंटली अभी, क्योंकि पहले भी ये रिवर न्यूज़ में थी, और यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पर, नेपाल के अंदर, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला गया कि विच इंस्टीट्यूट अलोंग विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट लॉन्च G20 टेक स्प्रिंट, तो ये इसरो, आरबीआई, CSIR या फिर सेबी, सही कौन है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि विच कंट्री हैज रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जो मैप में था वो मैंने सारे बताए थे आप लोगों से डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इजिप्ट, इराक, इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसजॉर्डन, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली जॉर्डन आप लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है आकाशवाणी विल बी परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। ऑल इंडिया रेडियो, संसद टीवी, दूरदर्शन या फिर DD भारती, तो ये बताना है आप लोगों को।
बोला गया कि विच स्टेट अनाउंस 10 लाख टू द डिस्चार्ज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द, ये काफी देखिए अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसी एक तरीके से ना बीमारी होती है जो काफी खतरनाक होती है। ऐसी एक है यहाँ पर जिसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर डिचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ठीक है। तो काफी खतरनाक बीमारी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है। तो उड़ीसा, न्यू दिल्ली, सिक्किम और तेलंगाना, सही आंसर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने सी सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को जो है आंसर बताया जाएगा। तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, तब तक हम लोग बात करते हैं आज के एक मैं बेस्ट लोकेशन के बारे में। बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है वडुवर, ये वडुवर बर्ड सेंचुरी है, ये आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर में ये है, और बेसिकली न्यूज़ में क्यों थी अभी रिसेंटली यहाँ पर, क्योंकि इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2022 में। तो ये वो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का डिजिग्नेशन दिया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बर्ड वॉचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड नवंबर से दिसंबर में यहाँ पर देखने को मिलती है। मोर देन, देखो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में जरूर आप लोग रख सकते हैं। ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए तो आरबीआई यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है। बीआईएस जो होता है बैंक फॉर ये इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इसको आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है अरब लीग में कौन सी कंट्री रिटर्न आ रही है, तो सीरिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफी लंबे समय से यहाँ पर सीरिया के अंदर में गृह युद्ध चल रहे थे, तो उसके चलते भी यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही थी, पर देखो अब आगे सुधरती हैं चीजें, तो अच्छा रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी, आप लोगों ने सुना होगा, आकाशवाणी नॉर्मली भी बोला जाता था, तो ऑल इंडिया रेडियो को रिसेंटली अभी बोला जा रहा है कि आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाएगा। तो देखते हैं कैसा लग रहा है नाम आप लोगों को, जैसे सनसेट टीवी बन गया था ना, राजसागर टीवी, कैसा लगा था नाम। उड़ीसा के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम इनिशिएटिव स्टार्ट की जा रही है। उड़ीसा में काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव होते हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसी में से एक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सी सेट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसको अटेम्प्ट करोगे तो आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। अच्छे से अटेम्प्ट करना, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और एप्लीकेशन के ऊपर कल जो लाइव क्लास हुई थी आप लोगों ने देखी यहाँ पर, वो बेसिकली सीडीएस के लिए थी, पर लेकिन वो डेमो के तौर पर सब जगह प्रोवाइड इसीलिए कराई गई थी, यहाँ पर मैथ्स की थी वो। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर सी सेट में भी कौन पढ़ाएगा, तो यही जो टीचर रहेंगे आप लोगों को सी सेट में भी आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे, जिस किसी को जैसे देखना था। तो यहाँ पर आप लोगों के लाइव जो एक तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें कवर होंगी, थोड़ा सा बस इंतजार करो। लाइव में थोड़ी सी दिक्कत जो बस ये रहती है ना, तो इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, उसमें कई बार थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे इंग्लिश की क्लास थी वो कल भी लगाने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिली, बारिश वगैरह हो रही है जिसकी वजह से कई बार इंटरनेट चला जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें यार प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो सोल्यूशन निकालेंगे, टेंशन मत लेना जल्दी। पर हाँ ये है कि आप लोग जो है लगे रहना, चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे सबको, ठीक है। ये है रामसर साइट जो आप लोगों के सामने, अच्छे से इनको आप लोगों को देखना है। एक एक रामसर साइट जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछी भी जाती है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ आप लोगों को, एक तरीके से अंग्रेज तो नहीं बोलूंगा, आप लोगों को एक इंडियन इंग्लिश मैन बनाता हूँ, ठीक है। ये जो शब्द है यहाँ पर एक एक शब्द आप लोगों के सामने, इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम जरूर करिएगा, ठीक है, तभी आप लोग इनको याद भी रख पाओगे। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है ओवरसाइट, नॉर्मली निगरानी बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं, चूक भी बोलते हैं यहाँ पर। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। इसी के अपोजिट आप लोग यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी बोल सकते हैं, यानी कि चूक हो गई पर लेकिन एक्यूरेसी। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए सीडीएस के लिए भी, खासकर एपीएफसी के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं, इसलिए डेलिमा में नहीं रहना, इनको याद रखना है। डेलिमा मतलब दुविधा, यानी कि एक तरीके से ये करें कि या ये करें। तो जब आप लोग प्लान बना लेते हो ना, जैसे आप लोगों ने आज का दिन का प्लान बना लिया, तो वो जो डेलिमा है ना वो आप लोग खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग सब कुछ लिख देते हो कि ये करना है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग सिस्टमेटिक में लेकर चलो, ताकि माइंड से डेलिमा खत्म हो जाए, ठीक है। वरना सारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्टडी हो जाती हैं स्टॉगिड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये है एक तरीके से बोरिंग हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यूज भी कर सकते हैं कि उबाऊ है यार, बोरिंग है, तो वर्ड यूज करेंगे स्टॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंसुसिएंट, ये इंसुसिएंट जो शब्द है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल अगर आप लोग देखें ना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती है, ठीक है, मस्त बिंदास आदमी घूम रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं एक तरीके से आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन से दूर होकर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है कंफाउंड, ये होता है बेसिकली चकित कर देना, किसी चीज को अमेज कर देना, या आप लोग देख किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
वो वाली चीज़ है। तो ये शब्द भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंटेंस फ्रेम जरूर करना अगर लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, वरना तो फिर आप लोग चीज़ों को जो है ऐसे ही भेजने एक तरीके से याद नहीं रख पाएंगे। जितना रिविजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आप लोगों को याद रहने वाली है। क्या क्या डिस्कस किया जरा बैठकर एक बार रिकॉल करोगे आज, देखो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, कैसे कैसे आर्टिकल डिस्कस किए हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग रिकॉल कर पाते हो तो इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुना है, और रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब अच्छे से नहीं सुना है। तो रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों को याद है और कौन सा आर्टिकल सबसे बेहतरीन लगा, जो कि आप लोगों को लगा कि मजा आ गया सुनकर, बताना जरूर। बाकी टाइम से मिलना एप्लीकेशन के ऊपर, शाम को आप लोगों को 5 बजे आप लोगों का क्विज आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको जरूर डेली अटेम्प्ट किया करो, और वीकेंड में टेस्ट भी होगा जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों का मिल जाएगा। और 15 जून से बेसिकली क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो बेसिकली जो पर्टिकुलर बैच चलेगा उसके लिए। तो उसके लिए जिसको भी अगर आप लोगों को इनरोल करना है, वो एक बात ध्यान रखिएगा, जो किसी और इंस्टीट्यूट में इनरोल कर चुके हैं वो प्लीज़ अपना आप लोग आई कार्ड जरूर दिखाया करो। टीम काफ़ी परेशान है कि बोल रहे हैं कि नहीं बस आई कार्ड नहीं दिखाते हैं कि एडमिशन लेना है, देना हो तो दो। मतलब ये क्या तरीका है यार बात करने का टीम से, तो थोड़ा सा डिसेंट तरीके से बात करो यार। मतलब एक पढ़े लिखे बंदे हो यार, ऐसी ऐसी चीज़ें मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आई कार्ड मांग ले तो मतलब एक तरीके से कुछ गलती की क्या, उससे ये तो पता चलेगा कि सही इंसान है, किसी और का फेक डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो काम आप लोग जरूर करो, इस तरीके के रिएक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो बात नहीं करेंगे फिर उस तरीके से आप लोगों से, मतलब वो इग्नोर करेंगे जो ऐसी हरकतें करेगा। जो डिसेंट तरीके से बात करेगा उसके साथ में सही तरीके से, मतलब जिससे जैसे आप लोग बात करोगे यार ऐसे सामने वाला रिएक्ट करता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, ओके। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।